Hey guys, what's up? This is Wasim Akram and I welcome you all to the MK classes. इंडियन क्लाइमेट थ्रू MCQs का ये पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट डिस्कस किया, तो उसमें हमने टेम्परेचर को डिस्कस किया कि हाउ टेम्परेचर इफेक्ट द क्लाइमेट। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो जाए उसके बाद हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडियन क्लाइमेट पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ MCQs जो कि हमने कल के लेक्चर में देखे थे उनको डिस्कस करूंगा। सबसे पहला MCQ है, हाउ डज लैटिट्यूड इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। बताओ लैटिट्यूड से एक किसी जगह के क्लाइमेट पे क्या असर पड़ता है। तो हम थोड़ा पहले ऑप्शंस देखते हैं। लैटिट्यूड होता क्या है? लैटिट्यूड होता है कि जैसे ये हमारा एक ग्लोब है 0 डिग्री, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है, इनको हम लैटिट्यूड्स, इनको हम लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। अब ये लैटिट्यूड्स हमारे किसी जगह के क्लाइमेट पे कैसा असर डालते हैं। द टेम्परेचर ड्रॉप्स द हायर अप इनटू द एटमॉस्फेयर दैट यू गो। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो अल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट आ गया कि टेम्परेचर जैसे आप जो हायर अल्टीट्यूड्स में जाते रहते हो तो टेम्परेचर घटता रहता है, तो ये अल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट है। टेम्परेचर ड्रॉप द फर्दर एन एरिया इज़ फ्रॉम इक्वेटर, ये ठीक है। मतलब टेम्परेचर जैसा ही आप इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाओगे या पोल्स की तरफ जाओगे, इक्वेटर से साउथ या नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर घटता रहेगा। इसका रीज़न क्या है मैंने कल वीडियो में डिस्कस कर दिया, ठीक है। सो दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि जितना आप इक्वेटर से दूर जाओगे, पोल्स की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। वेयर विल द टेम्परेचर बी हाईएस्ट। इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है, ये आपका ग्लोब है। दिस इज़ द इक्वेटर 0 डिग्री एंड दिस इज़ 23.5 नॉर्थ, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, एंड दिस इज़ 23.5 साउथ, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। देखिए सन जो है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर के बीच में ही घूमता रहता है, ऊपर और नीचे। तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन या टोरॉइड जोन भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। लेकिन यहाँ पर अभी तीनों दिए गए हैं। जैसे आर्कटिक सर्कल तो हो गया ना ऊपर पोल्स पे, तो यहाँ पर तो ठंड होगी, ये फ्रिजिड जोन है, तो ये ऊपर से उड़ा लो, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 नॉर्थ। यहाँ पर भी टेम्परेचर ठीक ठाक होता है, लेकिन पहले हम इक्वेटर को देखते हैं। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर होता है? इक्वेटर पे होता है, क्योंकि इक्वेटर पे सन वर्टिकली ओवरहेड होता है। मतलब यहाँ पर सन कैसा होगा? सन सीधा इसके ऊपर होगा, फिर यहीं से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर होगा? इक्वेटर पे। उसके बाद जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इक्वेटर पे होता है। आर्कटिक सर्कल तो फ्रिजिड जोन है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज अल्टीट्यूड इफेक्ट टेम्परेचर। बताओ जी, अल्टीट्यूड से टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट। तो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जितना हम हायर प्लेसेस से, ग्राउंड से हायर प्लेसेस पे जाएंगे, हायर एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे, तो टेम्परेचर घटता रहेगा 1 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर या पर 168 मीटर्स घटता रहेगा, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। हम ऑप्शंस देख लेते हैं। द हायर अप ए प्लेस इज़ द कोल्डर टेम्परेचर विल बी। जितनी ज़्यादा ऊंची जगह होगी उतना ही कम टेम्परेचर होगा। द हायर अप ए प्लेस इज़ द वार्मर इज़ द टेम्परेचर। तो जितनी ज़्यादा ऊंची जगह होगी वहाँ पर उतनी ज़्यादा गर्मी होगी, तो ये गलत है। द टेम्परेचर रिमेन सेम थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर में हर जगह टेम्परेचर सेम है, ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है कि जितनी ज़्यादा ऊंची जगह होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। जैसे मान लो दो दो जगहें हैं सेम लेटीट्यूड पे हैं, मतलब ये भी और ये दोनों जगहें सेम लेटीट्यूड पे हैं, लेकिन ये ज़रा ये वाली जगह जो है थोड़ी ऊंची जगह पे है। अब यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, हालांकि सेम लेटीट्यूड पे है, लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा है ना, तो जितनी ज़्यादा हाइट पे जगह होगी उतनी ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा। व्हाट इज़ द यूजुअल रेट दैट टेम्परेचर विल चेंज इन लोअर एटमॉस्फेयर। बताओ जी, किस रेट से टेम्परेचर, मतलब हाइट के साथ टेम्परेचर घटता रहता है, मतलब लोअर एटमॉस्फेयर में किस रेट से टेम्परेचर घटता रहता है। तो ये दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 100 मीटर क्या होता है? लॉस्ट होता है। मतलब जितना आप 100 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस घटता रहेगा। कहीं कहीं पे 168 मीटर भी है। और इस टेम्परेचर को घटने को, मतलब अल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर के घटने को हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल लैप्स रेट इस टेम्परेचर को घटने को कहते हैं हम, जो अल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर घटता रहता है उसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। कंसिडरिंग द सीजन्स द लैंड इज़ हॉटर देन सी इन। बताओ जी, सीजन के हिसाब से ज़मीन कब हॉटर होगी समुद्र से। तो समर में क्या होती है? ज़मीन समुद्र से ज़्यादा गर्म होती है। मैंने कल इफेक्ट पढ़ाया था कंटिनेंटैलिटी का।
तो उसमें क्या था कि ज़मीन बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म होती है और बहुत ज़्यादा जल्दी क्या होती है, ठंडी भी होती है। तो समर में देखें दिन को क्या होगी, जब इस पे क्या होगी, सूरज की किरणें पड़ेंगी ज़मीन पे, तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो वाटर बॉडी होगी, जो सी होगा, वो ना ज़्यादा जल्दी गर्म होता है, ना ही ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है। तो कंपैरेटिवली ये जो है इस ज़मीन से क्या होगा, थोड़ा ठंडा होगा, ठीक है। फिर वो लैंड एंड सी ब्रीजेस चलेंगी। अगर कोस्ट पे है ये एरिया तो यहाँ पर मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट मतलब का इन्फ्लुएंस होगा, वो हमने कल देख लिया था। द प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी एक्सपीरियंस, जो मतलब जगहें समुद्र के नज़दीक हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ठंडे समर्स ठंडे होते हैं और विंटर्स क्या होते हैं, वार्म होते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है मैंने कल की वीडियो में समझा दिया है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए एंड सी। ये मैंने, आप कल की वीडियो देख लीजिए, मैंने वहाँ पर लैंड एंड सी ब्रीजेस का कंसेप्ट समझाया है। तो आप, और कंटिनेंटैलिटी का कंसेप्ट समझाया है, आप वो देख लो, वहाँ से आपको ये पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही ईजी मैनर में। तो चलिए हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। कल हमने टेम्परेचर पढ़ा था, आज हम रेनफॉल पढ़ेंगे। इसको हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। देखिए मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिक क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इंडियन क्लाइमेट तब तक आपको समझ नहीं आएगा जब तक ना आप ये बेसिक्स पढ़ो, ठीक है। क्योंकि आप, जब मैं आपको बताऊँगा कि जो साउथ वेस्ट मानसून की एक ब्रांच जो है वेस्टर्न घाट्स पर टकराएगी, वहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी, तो वो आपको जब पता ही नहीं होगा वो ओरोग्राफिक रेनफॉल है क्या, तो आपके वो सर के ऊपर से ही जाना है। आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल का पता नहीं होगा, आपको कंडेंसेशन का पता नहीं है, एवापोरेशन का पता नहीं होगा, ह्यूमिडिटी का पता नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपके सर के ऊपर से ही जानी है, इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ा बेसिक समझ लो। बेसिक समझने के बाद जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाएगा दैट विल बी लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। वो आपको एक लॉन्ग टर्म में मदद देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि आपने सिर्फ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करनी था उसके बाद चुप रहना है, ठीक है। ये नॉलेज है, ठीक है, ये जितनी देर रहेगा उतना देर अच्छा है, ठीक है। तो रेनफॉल क्या होता है, रेनफॉल होता है जब प्रेसिपिटेशन होती है इन द लिक्विड फॉर्म। जब लिक्विड फॉर्म में क्या होती है, ऊपर से प्रेसिपिटेशन होती है, उसको हम रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। तो रेनफॉल जो किसी पर्टिकुलर प्लेस में होती है, वहाँ की वेजिटेशन टाइप उसी पे डिपेंड करती है। मान लो जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी तो वहाँ पर वेजिटेशन टाइप बहुत अच्छी होगी, एवरग्रीन टाइप होगी। जहाँ पर कम होगी वहाँ पर क्या होगी, ज़ेरिक वेजिटेशन होगी, ज़ेरोफाइट्स वहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए रेनफॉल जो है, रेनफॉल आपको पता होगा कि इसके पीछे क्या है। मान लो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, ये सन है, ये दिस इज सन, ठीक है, दिस इज सन। एंड यहाँ पर एक हम कोई वाटर बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम सी मान लेते हैं, दिस इज सी, ठीक है। सूरज की किरणें कहाँ पर पड़ेंगी, समुद्र पर पड़ेंगी। सूरज की किरणें यहाँ से आई एंड समुद्र पे पड़ी, ठीक है, सूरज की किरणें यहाँ पर समुद्र पे पड़ी, ठीक है। जब सूरज की किरणें समुद्र पे पड़ी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एवेपोरेशन होगा। क्या होगा, एवोपोरेशन होगा ना, क्योंकि जब ये गर्म हो जाएगा तो वाटर क्या है, बुखारात की शक्ल में उठना स्टार्ट हो जाएगा। तो एवोपोरेशन जब यहाँ से होगी तो पानी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स। जब ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा तो ऊपर जाकर क्या बनाएगा, वो क्लाउड्स बनाएगा, ठीक है। ये बना दिए उसने क्लाउड्स, ये क्या बन गए, क्लाउड्स, बादल बन गए, ठीक है। जब ये ड्यू पॉइंट सेचुरेशन, मतलब जब यह हवा सेचुरेटेड हो जाएगी ऊपर जाकर, ठीक है, जब हवा गर्म होती है तो वो राइज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गए, क्लाउड्स बन गए। और जब इन क्लाउड्स में क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन हो जाएगी, तो अल्टीमेटली जब वो बाहरी हो जाएंगे, कंडेंसेशन हो जाएगी, तो वो रेनफॉल की शक्ल में क्या आ जाएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या होगी, रेनफॉल होगी, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल के। सूरज की किरणें जब वाटर बॉडी गर्म होगी, फिर वेपर्स की शक्ल में पानी के बुखारात ऊपर जाएंगे, यहाँ पर कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन के बाद रेनफॉल। तो ये साइकिल चलता रहता है, ये साइकिल क्या करता है, चलता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सारे जितने भी हैं इस वाटर साइकिल में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ये देखिए, ये है हाइड्रोस्फीयर, पानी यहाँ पर है। इसके बाद लिथोस्फीयर, ज़मीन भी इसमें इन्वॉल्व होगी, ठीक है, लिथोस्फीयर भी इन्वॉल्व है इसके बाद एटमॉस्फेयर भी इसमें क्या है, इन्वॉल्व है। ये तीनों लेयर जो हैं इसमें क्या है, इन्वॉल्व हैं वाटर साइकिल में, ठीक है। तो क्या होता है कि वाटर बॉडी से एवापोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडी से क्या होगी, एवापोरेशन होगी। और ये जो नीचे वाटर बॉडी, जैसे हमने सी लिया, यहाँ से एवापोरेशन होगी। एवोपोरेशन जब होगी तो फिर ऊपर जाकर एटमॉस्फेयर में जाकर क्या हो जाएगी, वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन, चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से क्या हो जाएगी, इसकी कंडेंसेशन हो जाएगी, वहाँ पर क्या बन जाएंगे, क्लाउड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि क्लाउड्स जब सैचुरेशन पॉइंट मिल जाएगी इसको, तो वो क्या हो जाएगा, रेनफॉल की शक्ल में फिर से हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर, ये क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, तो ये आगे आपको काम आएंगे। वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर्स, जो देखिए वाटर जो होता है ये वेपर्स में चेंज होता है, किस प्रोसेस से,
उस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। वाटर जो है दोबारा से लिक्विड स्टेट में आता है, मतलब वेपर से लिक्विड स्टेट में आता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, एक और प्रोसेस होता है जिसमें वाटर जो है डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज होता है, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। ये भी आप याद रखना, जब वाटर डायरेक्टली सॉलिड से, वेपर वहाँ पर बनता ही नहीं है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज होता है, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। अच्छा, ह्यूमिडिटी क्या होता है? देखिए, जब एवापोरेशन होता है तो पानी के बुखारात कहाँ चले जाते हैं? हवा में चले जाते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, कि वाटर वेपर्स का कितना अमाउंट है एयर में, उसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब ये ह्यूमिडिटी भी अलग अलग किस्म की होती है, वह एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। ये एक अलग टॉपिक है, ह्यूमिडिटी का अलग सा टॉपिक है। अभी के लिए आप सिर्फ ह्यूमिडिटी याद रखो। ठीक है, एबिलिटी ऑफ एयर टू होल्ड वाटर डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर, की मतलब हवा की काबिलियत, हवा की पानी को होल्ड करने की जो एबिलिटी है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा एवोपरेशन होगी, उतना ज़्यादा पानी की होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा हवा की क्या होगी? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, क्योंकि उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ना। ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा एवापोरेशन होगी, जितनी ज़्यादा एवापोरेशन होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? ह्यूमिडिटी होगी। टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल्टीट्यूड। टेम्परेचर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? एल्टीट्यूड के। मतलब जैसे ये एल्टीट्यूड है, ये मतलब पहाड़ है मान लो, जितना ज़्यादा हम ऊंचाई पे चलते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है? घटता रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल्टीट्यूड। अच्छा, एक और कंसेप्ट है कि टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो प्रेशर उतना ही क्या होता रहता है? कम होता रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। ये भी याद रखना आपको कि टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कैसे ये प्रेशर, टेम्परेचर के साथ ये प्रेशर कैसे कम होता है, मैं इसको भी समझा देता हूँ। देखिए, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर जो सरफेस पे जो है, यहाँ पर जो हवा होगी वो राइज़ करेगी। क्या करेगी? राइज़ करेगी। जब ये हवा राइज़ करेगी तो यहाँ पर क्या होगा? एक मतलब हवा कम रहेगी ना। जब यहाँ पर हवा, क्योंकि हवा ही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाती है ना ज़मीन पे, अब ये हवा राइज़ कर गई यहाँ से तो यहाँ पर हवा का बहुत कम रह जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से टेम्परेचर की वजह से प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि रेनफॉल कितनी टाइप्स की हैं। ठीक है, रेनफॉल मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली रेनफॉल है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है कन्वेक्शनल साइकिल्स की वजह से बनती है। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए, सूरज की किरणें पड़ी समुद्र पे और समुद्र का पानी गर्म हुआ, एवोपरेशन हुई, तो वो जो मॉइस्ट एयर है, नमीदार हवा है, ये क्या होने लगी? राइज़ होने लगी, क्योंकि हवा जब गर्म होती है वो राइज़ होती है। अब चूंकि ये हवा समुद्र से उठी तो इसके साथ ये अपने साथ क्या मॉइस्चर भी उठा कर ले जाएगी। ठीक है, मतलब पानी की बूंदें भी अपने साथ उठा कर ले जाएगी इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स। जब ये ऊपर पहुंच जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? इसकी कंडेंसेशन हो जाएगी और क्लाउड्स बन जाएंगे। क्लाउड्स मतलब बादल बन जाएंगे। कंडेंसेशन जैसे होगी, बादल जैसे बनेंगे, तो एक टाइम ऐसा है जब ये सेचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगी, तो मतलब जब इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और यहाँ से जब इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम हो जाती है तो ये और पानी अपने अंदर नहीं मतलब पकड़ सकती, तो यहाँ से पानी आता रहता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाती है? भारी हो जाती है। जब ये भारी हो जाती है तो ये रेन की शक्ल में दोबारा से नीचे गिरती है। इसी को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शनल साइकिल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन साइकिल कहते हैं। और इस कन्वेक्शन साइकिल के साथ जो रेनफॉल होती है इसको हम क्या कहते हैं? ये वाली जो रेनफॉल है इसको कहते हैं हम कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड ड्यू टू कन्वेक्शन, जब कन्वेक्शन की वजह से, वो कन्वेक्शन साइकिल मैंने समझाया है ना, कन्वेक्शन की वजह से जो वार्म मॉइस्ट एयर ग्राउंड से मतलब राइज होती है, उसकी वजह से जो रेनफॉल होती है उसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। एट पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, सेचुरेशन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जब मतलब जो हवा है ना और ज़्यादा पानी को नहीं पकड़ पाती, उसके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है, उससे ज़्यादा वो नहीं पकड़ सकती है। जब और पानी आता रहता है तो वो क्या हो जाती है? भारी हो जाती है, एंड अल्टीमेटली उसकी कंडेंसेशन हो जाती है और उसके बाद क्या होती है? कन्वेक्शनल रेनफॉल हो जाती है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर भी समझा देता हूँ। जैसे ये सूरज है। ठीक है, सूरज की किरणें पड़ी वाटर बॉडी पे। ठीक है, ये पार्ट मतलब मान लो इसको, ये क्या है? सी है, तो सी पे क्या पड़ गई? सूरज की किरणें पड़ गई। अब ये जो समुद्र पे पानी में क्या होगी? एवोपरेशन होगी, तो ये क्या है? वार्म मॉइस्ट एयर क्या होगी? राइज होगी। ये क्या है? वार्म और मॉइस्ट एयर है, राइज होगी। जब यहाँ पर सेचुरेशन होगी इसकी, सॉरी, यहाँ पर जाकर क्या होगी? इसकी कंडेंसेशन होगी, और कंडेंसेशन के साथ साथ इसकी क्या होगी? सेचुरेशन होगी। जब सेचुरेशन होगी तो ये क्या हो जाएगी? हवा भारी हो जाएंगे, अल्टीमेटली जो है ये कन्वेक्शनल रेनफॉल की शक्ल में ज़मीन पर गिरेगी। इसको हम कहते हैं कन्वेक्शनल साइकिल। इस पूरे साइकिल को हम कन्वेक्शन साइकिल कहते हैं, और ये जो रेनफॉल होती है कन्वेक्शनल साइकिल की वजह से इसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। ठीक है,
अच्छा, दूसरी टाइप ऑफ रेनफॉल है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल एक ऐसी रेनफॉल होती है जो किसी मतलब ओरोग्राफिक फैक्टर की वजह से होती है। ओरोग्राफिक फैक्टर मतलब जैसे पहाड़ की वजह से, जब हवा पहाड़ के साथ टकराती है उसकी वजह से जो रेनफॉल होती है उसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ मतलब सूरज की किरणें ज़मीन, मतलब सूरज की किरणें, एक सेकेंड, सूरज की, जैसे ये सूरज है, सूरज की किरणें पड़ गई कहाँ पर, किसी वाटर बॉडी पे, तो वाटर बॉडी से क्या होगी कि मॉइस्ट एयर जो है राइज करने लगी इसके मतलब जो पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगी, ठीक है। पहाड़ से ऊपर चढ़ेगी ना, ये पहाड़ के साथ टकराएगी तो पहाड़ से ऊपर की तरफ चढ़ेगी। अल्टीमेटली क्या होगी कि यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन हो जाएगी, एंड क्या बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ पर क्लाउड बन गया है, ठीक है। क्लाउड फिर जब ये सैचुरेशन पॉइंट पर पहुँच जाएगी तो यहीं पे क्लाउड से क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, और पहाड़ के इस साइड में वो बारिश होगी, ठीक है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। जो किसी ओरोग्राफिक फैक्टर की वजह से बाहर हो, मतलब जैसे माउंटेन वगैरह से की वजह से रेनफॉल हो, उसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। अब देखिए, जिस साइड पहाड़ की जिस साइड ये रेनफॉल होगी उसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड। इसको हम क्या कहते हैं, विंडवर्ड साइड कहेंगे। और ये जो हवा जब ऊपर टॉप पे पहुंच जाएगी तब तक इसने क्या होगा, अपना सारा मॉइस्चर गिरा दिया होगा इस साइड, और जब ये इस साइड से नीचे डिसेंड करेगी, इसके पास क्या होगी, उतना मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा, तो पहाड़ की ये वाली साइड जो होगी ये ड्राई होगी, यहाँ पर बारिश नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं रेन शेडो एरिया या लीवर्ड साइड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रेन शेडो एरिया या लीवर्ड साइड, ठीक है। इस साइड बारिश क्यों नहीं होगी, इस साइड बारिश इसलिए नहीं हुई क्योंकि पानी जब ये बारिश इधर से ऊपर चढ़ रही थी तो इसने अपना सारा मॉइस्चर इसी साइड क्या कर दिया, बारिश की वजह से गिरा दिया। अब यहाँ से जब ये नीचे आ रही है, यहाँ से जब ये नीचे आ रही है तो इसके पास मॉइस्चर ही नहीं है, तो बारिश कहाँ से होगी। इसीलिए यहाँ इस साइड क्या है, हरे भरे घने जंगल हैं, इस साइड क्या है, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए आइडियल कंडीशंस क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या ज़रूरी है, उसी के बाद जो है ओरोग्राफिक रेनफॉल होंगी। सबसे पहले तो एक आपके पास क्या होना चाहिए, माउंटेन फ्रंटियर होना चाहिए, आपके पास एक पहाड़ होना चाहिए कोस्ट के नज़दीक, मतलब किसी वाटर बॉडी के नज़दीक क्या होना चाहिए, पहाड़ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि गर्मी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, गर्म, मतलब गर्मी होनी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर एवोपरेशन होगी और ये वार्म मॉइस्ट एयर जो है इस पहाड़ से ऊपर चढ़ेगी, ठीक है। आई समझ। तो यही एक केस हमारे वेस्टर्न घाट्स में होता है, ऐसा ही केस हमारे क्या होता है, वेस्टर्न घाट्स में होता है। वेस्टर्न घाट्स में मैंने फिजियोग्राफी में समझाया कि वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर हैं, तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल हमारे वेस्टर्न घाट्स में होती है। वहाँ पर क्या होता है कि जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, साउथ वेस्ट मानसून जो आता है वो इन वेस्टर्न घाट से टकराती है, बारिश ऊपर चढ़ती है, और वेस्टर्न घाट्स के इस वेस्ट वाली साइड में अच्छी खासी बारिश होती है, लेकिन वो ईस्ट वाली साइड में उतनी बारिश नहीं होती है। इसीलिए वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न साइड क्या है, ये विंडवर्ड साइड है, यहाँ पर अच्छे खासे क्या हैं, जंगल्स हैं। ऑन द अदर हैंड जो ईस्टर्न साइड है वो क्या है, वो लीवर्ड साइड है, विंडवर्ड साइड है, वहाँ पर बारिश नहीं होती उतनी, हालांकि कितना दूरी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हम जब इंडियन क्लाइमेट पढ़ेंगे वहाँ पर इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक होती है साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है, इसको समझते हैं। देखिए, साइक्लोनिक रेनफॉल जो है ना, ये साइक्लोनिक एक्टिविटी से मतलब इसका रिलेशन होता है, ठीक है। साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होता है कि देखिए, ओह सॉरी, साइक्लोनिक रेनफॉल का ये इसकी डायग्राम नहीं है, मैं इसको यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होता है कि दो एयर मासेस, एक वार्म एयर मास होगा, ठीक है, ये वार्म एयर मास है, और ये कूल्ड एयर मास है, ठीक है। कूल्ड एयर मास है, वार्म एयर मास और कूल्ड एयर मास क्या होंगे, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। ये ये जो कूल्ड एयर मास होता है ये भारी होता है, तो जब ये एक दो टकराएंगे तो ये कूल्ड एयर मास जो है इसके नीचे चला जाएगा, और ये वार्म एयर जो है, ये वार्म एयर इसके ऊपर से राइज करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। ये वार्म एयर क्या करना स्टार्ट कर देगी, राइज करना, क्योंकि ये हल्की है, ठीक है। जब ये राइज करना स्टार्ट कर देगी, ऊपर जाकर इसकी कंडेंसेशन होगी, क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएंगी, ऊपर हो जाएंगी क्लाउड्स बन जाएंगे। जब सैचुरेशन हो गया तो ये भारी हो जाएगी ना ऊपर हवा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, और इस तरह की जो बारिश होती है इसको हम कहते हैं साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल, ठीक है। साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल होता है, ठीक है। और आपको याद रखना है, ये फ्रंटल रेनफॉल भी हमारे, जब ये रिट्रीटिंग मानसून होता है, जब मानसून वापस जा रहा होता है, तो तमिलनाडु को कोस्ट पे, वेस्ट बंगाल वगैरह वहाँ पर क्या होती है, साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रेनफॉल क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल क्या है, ठीक है। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, थैंक यू।